गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 11th के जो लेसन नंबर 1 मैंने इससे पहले पढ़ाया था उसके पार्ट 2 के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस पार्ट में हम लोग कंप्यूटर का क्रमिक विकास, उनकी पीढ़ियाँ और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा और पिछले वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबाकर बेल आइकॉन दबाकर उसे ऑल कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के क्रमिक विकास, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर जब शुरुआत से बना था तो उसको बनाने के लिए कुछ विशेष युक्तियों की आवश्यकता पड़ी थी और ये विशेष युक्तियां ही आज के कंप्यूटर के बनने का कारण बनी है। क्योंकि अगर ये युक्तियां नहीं बनी होती तो हम कंप्यूटर का जो आज स्वरूप है वो नहीं देख पाते, उस पर काम नहीं कर पाते। अपने कार्यों को करने के लिए हम बहुत सारे गणना यंत्रों पर निर्भर रहते थे, लेकिन कंप्यूटर के आ जाने की वजह से हम उन सभी गणना यंत्रों से बहुत ज़्यादा मुक्त हो चुके हैं। तो जो कुछ गणना यंत्र था, जो कुछ हमारे पास कैलकुलेशन डिवाइसेस थी, उनके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अबेकस की। अबेकस लगभग 5000 साल पहले चाइना में बनाया गया था और ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें जोड़ और घटाना दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को हम कर सकते थे। जोड़ और घटाना करने के लिए इसमें विशेष प्रकार के तंतु लगे होते थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं एक इमेज बना के, पिक्चर बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोगों ने बच्चों की स्लेट जरूर देखी होगी और उस स्लेट के दाहिने तरफ एक इस तरीके के कुछ विशेष प्रकार के लोहे की छड़ें लगी होती हैं और इन लोहे की छड़ों में कुछ गोलियां लगी होती हैं। आप मान के चलें कि वो 10 गोलियां होती हैं और ये गोलियां जो हैं, एक लोहे में 10 गोलियों के आसपास की संख्या होती है। हम मान के चल रहे हैं 5 गोलियां, और इन गोलियों को ही, ये गोलियां जो हैं वो मिट्टी के बनाकर इसमें चिपका दी जाती थी और इन्हीं मिट्टी की गोलियों को लेकर हम गिनती करने का काम करते थे, गणना करने का काम करते थे। कैसे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया कि मैंने लगभग हर क्षण में 5 गोलियां लगा रखी हैं। अगर मुझे 3 और 6 जोड़ना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। जो पहले क्षण है उसकी 3 गोलियों को हम उठा के ऊपर करेंगे और 3 गोलियों को उठा के ऊपर करने के बाद जो नीचे की गोलियां बनी हुई उन्हें भी गिनेंगे और साथ में बगल, अगर कम पड़ता है तो बगल वाली क्षणों की गोलों को लेकर हम उनकी गिनती करेंगे। तो 3 हमने इसमें से मान लीजिए ऊपर उठा लिया। अभी हमको कितना लेना है, 6 गोलियां लेनी है। तो 6 गोलियों के लिए हमारे पास 2 इसमें बची हुई हैं और 4 हम इसमें से ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से हम ये 4 गोलियां इधर और 2 गोलियां इधर ऊपर कर लेंगे। और ऊपर करने के बाद जब इनकी हम गिनती करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम उन गणना यंत्रों में, अबेकस गणना यंत्र में गिनती करने का काम करते थे, जोड़ करने का कार्य करते थे, घटा करने का कार्य इसी तरीके से किया जाता था। तो ये जो डिवाइस थी इसका नाम था अबेकस। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की डिवाइस, कुछ इसी प्रकार का यंत्र जो और भी बनाया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेपियर बोन। नेपियर बोन, इसे जॉन नेपियर ने बनाया था और इस तरीके की मशीन को बनाने के लिए, चूंकि इसके नाम में आप जो बोन शब्द देख रहे हैं, ये इसलिए वो हुआ था क्योंकि इसे हड्डियों द्वारा बनाया गया था। बड़ी बड़ी हड्डियों को लेकर इसे बनाया गया था और बनाने के बाद इस पे कुछ विशेष, जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में, ये फ्रेम पूरा हड्डियों का बना होता था और इसमें, इसके अंदर जो वर्क किया जाता था, ये कुछ इसी प्रकार से हड्डियां इसमें जोड़ दी जाती थी और उन हड्डियों को थोड़ा थोड़ा खरोच के इसमें कुछ निशान बना दिए जाते थे। इसके द्वारा हम लोग उसमें जोड़ और घटा करने का काम करते थे। क्योंकि इसका निर्माण जॉन नेपियर ने किया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम से इसका नाम रख दिया था नेपियर बोन। ठीक है, ये गणना करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगली है पास्कलाइन मशीन। इसका निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था और इसे हम लोग ब्लेज पास्कल साहब ने 1642 ईस्वी में बनाया था। इसके लिए गणितज्ञ जो ब्लेज पास्कल थे, उन्होंने एक गणना यंत्र का आविष्कार किया और इसमें कुछ दांतीदार पहिए लगा दिए गए थे जो कि घूर्णन करते थे, घूमते थे और ये क्रमशः इकाई और दहाई के अंकों के लिए बना दिए। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें लें तो ये पहिए, कुछ चक्र इस तरीके से बना दिए जाते थे
और ये जो चक्र बनाए जाते थे, मान लीजिए इकाई का है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का है, ये हजार का है, तो इस तरीके की गणना करने के लिए उन्होंने कुछ यंत्र बनाया था, चक्र बनाया था, जिसे हम लोग जो है पास लाइन में उपयोग करते थे। और इन्हीं पास लाइनों की सहायता से, इसी पास लाइन की सहायता से बाद में हम लोगों ने विशेष प्रकार के कुछ गणना यंत्रों का भी इस्तेमाल किया था। और आगे चल के जो है फिर बना था डिफरेंस इंजन। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके बनने के बाद कंप्यूटर का शक्ल ही बदल गया था। क्यों? क्योंकि इसे बनाने के लिए जो है इसको डिफरेंस इंजन को बनाने के लिए, अंतर इंजन को बनाने के लिए जो है चार्ल्स बेबेज ने बहुत सारे जो है शोध किए थे। और एक अंतिम दौर में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि अपने सारे कार्यों को कागज पर जो है छाप सकती थी, चाहे वो जोड़ का हो, घटा का क्रिया हो, ये सारी की सारी क्रियाएं हम जो है डिफरेंस इंजन में कर सकते थे। इसीलिए इसे जो है पहला मशीनी कंप्यूटर कहते हैं। और इसमें एक लीवर लगा रहता था जिसके द्वारा हम इसे अपने द्वारा किए गए कार्यों को कंप्यूटर में जो है इस कंप्यूटर में कागज पे छाप सकते थे। ठीक है, अगला है लूम मशीन। इसका निर्माण जैकॉर्ड लूम ने किया था। और इस मशीन में ही सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो मशीन थी इसमें ही पंच कार्डों का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि लूम मशीन का निर्माण जो है अमेरिका की जनगणना के लिए किया गया था। और उस जनगणना को करने के लिए जो है इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। और पंच कार्ड आगे चल के जो है कीबोर्ड की शक्ल के रूप में आ गए थे, और जिनका इस्तेमाल आजकल हम लोग कंप्यूटर में कर रहे हैं। ये ऐसे जो है कार्ड होते थे जिनके अंदर कुछ लोहे की तंतुएं लगा दी जाती थी और उसमें तारों को जोड़कर उनको गणना करने का काम किया जाता था। और ये सारी की सारी गणना जो होती थी वो कागज पे छप जाती थी, जिसको करने के लिए हमें इंक की जरूरत पड़ती थी। तो इसके लिए लूम मशीन और पंच कार्ड एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए थे, क्योंकि अगर ये ना होते तो आज हमें कीबोर्ड के रूप में एक इनपुट डिवाइस नहीं मिलती। ठीक है, मार्क वन एक ऐसे जो है एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एकेन हावर्ड ने बनाया था, हावर्ड एकेन ने बनाया था। और इसका निर्माण सन 1937 से लेकर 1944 के बीच में किया गया था। मार्क वन का निर्माण 1937 से लेकर 1944 के बीच में किया गया था। ये ऐसे कंप्यूटर जो कि 2.5 मीटर के व्यास में होता था, अर्थात आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े रूप में ये कंप्यूटर हमारे सामने आया था। लेकिन इसमें जो है गणना करने की इतनी क्षमता होती थी कि एक बार में हजारों संख्याओं की गणना आराम से ये कर सकता था। ठीक है, इसके बाद है एबीसी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को जो है 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, एटानासॉफ और बेरी। ठीक है, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम से ही इस कंप्यूटर का नाम पड़ा था, जिसका नाम है ए मतलब एटानासॉफ, बी मतलब बेरी। ठीक है, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते थे जो कि 1939 से 1942 के बीच में जो है बनाए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हुआ करते थे। साथ में पुराने कंप्यूटरों को इसमें तकनीक जो लगा के इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के तंतुओं को लगाया जाता था और जो है इसको चलाया जाता था। एटानासॉफ बेरी ने इसे चलाया था और इसका प्रयोग खास तौर पे गणना करने के लिए ही किया जाता था। ठीक है, एटानासॉफ बेरी का जो है इन्होंने वैक्यूम ट्यूबों का इसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया था। और इसी के द्वारा फिर बाद में आगे चल के एनईए कंप्यूटर का निर्माण किया गया। एबीसी कंप्यूटर का ही कॉन्सेप्ट लेकर एनईए कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तो एनईए कंप्यूटर आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, जिसका जो है प्रयोग हम लोगों ने 1946 में शुरू किया था। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए जो है खासतौर पे चूंकि उसमें उससे पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध लगभग अपने चरम सीमा पे पहुंच गया था, तो इसीलिए इसका निर्माण जो है बहुत ही जरूरी हो गया था, जिसको जो है एकेन और जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट ने इसका निर्माण किया था सन 1946 में। इसे 18,000 वैक्यूम ट्यूबों की सहायता से चलाया जाता था और इसमें बहुत सारे तारों का प्रयोग किया गया था।
चूंकि ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, इनका जो है आकार, इनके कंप्यूटर का, इनके जो है मॉनिटर का आकार एक दीवार के बराबर होता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा बिजली लेते थे। और इनको बिजली लेने के कारण इनका इस्तेमाल हम बहुत कम समय के लिए किया जाता था। और ये एक बार में 40 से 45 मिनट तक चल सकते थे। अगर उससे ज़्यादा हम चलाने का इन्हें प्रयास करते थे तो इनके जो वैक्यूम ट्यूब, चूंकि वो ग्लासेस के बने होते थे, वो एक एक करके फूटना शुरू कर देते थे और इसकी वजह से हम ज़्यादा इस्तेमाल इनका नहीं कर पाते थे। लेकिन इन कंप्यूटरों की वजह से ही आगे चल के आधुनिक कंप्यूटरों का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। और इसी के साथ एनए कंप्यूटर के बाद जो है वॉन न्यूमैन की कुछ विचार आए, जिसमें उन्होंने मेमोरी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, स्टोरेज कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर की एक मेमोरी होनी चाहिए, उसमें हमें सारे के सारे प्रोग्राम को जो है स्टोर करना चाहिए, ताकि आगे अगर उन चीजों का उपयोग हमें करना हो तो हम आसानी के साथ कर सके। तो ये विचार थे जॉन वॉन न्यूमैन के। इनको आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने ही मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था और साथ में उन पर काम करने के लिए विचार भी व्यक्त किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर की निम्न 5 पीढ़ियां होती हैं। पीढ़ियों का यहाँ तात्पर्य ये है कि कंप्यूटर कब कब कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे, उनका क्या उपयोग था, क्या उनके गुण थे, क्या जो है उनके अवगुण थे, इन सारी चीजों को बताने के लिए यहाँ पे 5 पीढ़ियों को जो है बताया गया है। प्रथम पीढ़ी, जिसमें एनिएक और एडवेक, एडसेक, इन सारे कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटरों में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल खास तौर पे किया जाता था और इनका आकार बहुत बड़ा होता था। इस वजह से इन्हें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, इनको हम लोग 1942 से 1955 के बीच में मानते हैं, क्योंकि एनईए कंप्यूटर जो था वो विश्व का सबसे जो है प्रथम पीढ़ी के रूप में माना जाता है। और इसके बाद फिर आई थी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में हम लोगों ने सबसे प्रमुख जो युक्ति का निर्माण किया था, युक्ति हमने बनाया था, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। उसमें ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग के होने की वजह से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा, एनईए की अपेक्षा और तेजी से कार्य करने लगे। उनका आकार छोटा हो गया और इसी गुण के कारण ये ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाए और इसी वजह से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से बहुत अच्छे माने जाते हैं। किस वजह से? ट्रांजिस्टर्स की वजह से। ठीक है, फिर आई तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की ये पीढ़ी की वजह से आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर बहुत तेजी से विकास हुआ इन कंप्यूटरों का। जो कंप्यूटर पहले एक कमरे भर के आकार में हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे उठ के टेबल पे आने लगे और इसी वजह से इनका आकार छोटा हो गया। और सबसे खास बात ये थी कि कम ऊर्जा में ये अधिक देर तक काम कर सकते थे। इस पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आईसी का इस्तेमाल किया गया था, इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत छोटे जो है लघु परिपथ होते थे, जिनका इस्तेमाल हम लोग ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब के जगह पे करते थे। और इस छोटे होने की वजह से कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया, उनके परिपथ छोटे हो गए, उनके काम करने की गति क्या हो गई? बहुत तेज हो गई, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज हो गई। ये 1964 से 1975 के बीच में आए थे। इसी जो है पीढ़ी में, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी से ही पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो गया था। उसके बाद पूरी तरीके से कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, जो आप यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी जो 1975 से लेकर आज तक, अभी तक कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी चल रही है और इन कंप्यूटरों की वजह से ही हम अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में खासतौर पे जो है वीएलएसआईसी, माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआईसी, इन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? एक समय में 256 कैरेक्टर्स को एक बार में गणना कर सकने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता के लिए माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी युक्ति होती हैं जिनके जो विद्युत परिपथ होते हैं, उनके काम करने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। और इसी वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी आज भी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है और इनकी वजह से हम लोग अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, यह 5वीं पीढ़ी जो है ये रोबोटिक्स से जुड़ी हुई है।
और ड्रोन आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे जो हैं ये पंचम पीढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं। सुपर कंप्यूटर का आपने नाम सुना होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बनावटी जो दिमाग होता है उसका इस्तेमाल इस कंप्यूटर के इस पीढ़ी में हम लोग करते हैं। ये भविष्य के कंप्यूटर हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग एक जगह से बैठे हुए अपने कामों को सही तरीके से बहुत तेजी के साथ जो है कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग आज कर भी रहे हैं 4G 5G 6G के संपर्क में आने से। आप जनरेशन जो मोबाइल फोन वगैरह पे आप इंटरनेट चलाते हैं वो इसी पंचम पीढ़ी के आने की वजह से जो है प्रारंभ हो पाया है और अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप जानते रहिए कि कंप्यूटर का जो प्रकार होता है, कंप्यूटर जो प्रकार के होते हैं वो है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले ये जान लीजिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। इनका इस्तेमाल गति को, ऊर्जा को, इन सब चीजों के मापन के लिए होता है। खास तौर पे इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी स्पीड, बाइक वगैरह की स्पीड जो है, जो मापने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अगली चीज है डिजिटल कंप्यूटर। ये जितनी भी पीढ़ियों के कंप्यूटर हमने आपको बताए हैं अभी, वो सारी की सारी पीढ़ियों के कंप्यूटर आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुणों को लेकर बनाए गए कंप्यूटर होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ जाते हैं, ईसीजी जो मशीन होती है, ये मशीनें आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों के रूप को दिखाने का काम करती हैं कि आपके दिल की धड़कन कितनी चल रही है। ठीक है, आपके जो है कहीं किसी प्रॉब्लम, किसी शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए जिन कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर खास तौर पे दो प्रकार के होते हैं, जानते रहिए, फिर से समझ लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। पहला है प्रयोग के आधार पे, दूसरा है आकार के आधार पे। फिर से समझ लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पे, दूसरा है आकार के आधार पे। प्रयोग के आधार पे कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पे कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। दोनों के बारे में समझा देता हूं आपको। उससे पहले आप आकार के आधार पे भी कंप्यूटर समझ लीजिए। आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है और सुपर होता है। इसके बारे में अभी आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ये क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ किसी भी तरीके के सामान्य कार्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप सभी लोग अपने कंप्यूटर पे जो है सामान्य कार्यों को करते हैं, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सभी चीजों को करने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं मान लीजिए, और वहां पे अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो आपको पेरोल देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है। आप जो एक जगह रुकते होंगे वहां पर्ची कटवाते हैं, तो उस जगह पे जो कंप्यूटर खास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आकार के आधार पे कंप्यूटर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटे कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का आकार बेहद छोटा होता है। जैसे आप अपने घर में लैपटॉप देख रहे होंगे, पॉमटॉप देख रहे होंगे, जो है हैंडहेल्ड कंप्यूटर देख रहे होंगे, ये सारे के सारे कंप्यूटर आपके कैसे कंप्यूटर होते हैं? ये सारे कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ओके। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। इनका इस्तेमाल खास तौर में बैंकों में, ठीक है, और रेलवे जो है प्लेटफॉर्म वगैरह पे जो टिकट्स वगैरह और तमाम चीजों को दिखाने के लिए जो बनाए जाते हैं, वो कंप्यूटर खास तौर पे इस्तेमाल होते हैं मिनी कंप्यूटर। हालांकि अब माइक्रो कंप्यूटर ही इस्तेमाल होने लगा है, इनका इस्तेमाल बेहद सीमित हो गया है मिनी कंप्यूटर का, लेकिन फिर भी आज भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर खास तौर पे उन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां पे कंप्यूटरों का इस्तेमाल
सर्वर के रूप में किया जाता है। और ये सर्वर जो होते हैं वो मेन कंप्यूटर होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा भी होगा सर्वर और रिसीवर के बारे में। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर खास तौर पे सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर आपको जानकारी चाहिए तो अगर आपके पास BSNL का कोई हेड ऑफिस हुआ अगल बगल, तो आप वहां चले जाइए, तो उनको हैंडल करने के लिए, उनके जो है रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। और लास्ट है सुपर कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो वैज्ञानिक कार्य किसी भी प्रकार के हों, तो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे मिलाकर कंप्यूटर के प्रकार बनते हैं, और खास तौर में जिनका इस्तेमाल आजकल हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।